Good morning, everyone. Today we shall be discussing about design of tension member. Okay, design of actually axially loaded tension member. ठीक है, axially loaded. तो axially loaded की बात जब हम लोग करते हैं तो आप समझिए हम लोग जो concentric loading है उसकी बात करते हैं, है ना. axially loading मतलब जो लोड है वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा, जहाँ पे उसका सेंट्रॉइड होगा. ठीक है, जहाँ पे उसका सेंटर लाइन होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लाइन है उसके अबाउट हमारा लोड एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की बात नहीं आएगी. तो हम लोग आज जो डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो करेंगे एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर के बारे में. ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे, जो कि आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, नेट एरिया कैलकुलेशन का मैंने न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी बताया आपको, कुछ और भी करेंगे उसमें. तो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन और नेट एरिया निकालने का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है. ठीक है, वो पूछा जाता है आपको. उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ऐसा रहता है जिसमें डिजाइन के बारे में पूछा जाता है कि डिजाइन करिए एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर को. तो उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या जरूरत है. ठीक है, उसके स्टेप्स क्या हैं वो देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले देखिए, डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर में सबसे पहला जो आपका स्टेप है, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है. इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में कि एक्सियली लोडेड मेंबर में डिजाइन में क्या स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है आपको कि हम लोग जो नेट एरिया है, जो नेट एरिया रिक्वायर्ड है उसको निकालें. ठीक है, यहाँ दिया क्या रहेगा, तो आपको क्या दी रहेंगी चीजें, तो वो है आपका लोड. लोड दिया रहेगा. ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए रहेंगे, ये चीजें आपको सब पता रहेगा. ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी टेंशन मेंबर है, ठीक है, ये गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, इसमें कितना पुल लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है, वो आपको गिवन रहेगा, पी दिया रहेगा. ठीक है, ये चीज आपको दी हुई रहेगी. उसके अलावा आपको पता है जैसे मान लीजिए रिवेट लगा होगा या वेल्ड लगा होगा तो इसका परमिसिबल स्ट्रेस दिया रहेगा. ठीक है, ये दो चीज़ों का दिया रहेगा, तो कनेक्शन का दिया रहेगा आपको. ठीक है, उसके बाद आपको जो टेंशन मेंबर है उसका दिया रहेगा. टेंशन मेंबर जो है जो मटेरियल है उसका दिया रहेगा. जैसे माइल्ड स्टील के लिए हमारा टेंसाइल कितना होगा, तो वो चीज़ें. तो इस तरह से हमारा परमिसिबल स्ट्रेस आपको दिया रहेगा, जिसमें आता है आपको सिग्मा 80 आपने देखा होगा, राइट. टॉप वीएफ आपने देखा होगा. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें का जरूरत पड़ेगा. उसके बाद सिग्मा पी, सिग्मा वीएफ आपने देखा होगा जब आपने आगे आके देखा होगा वेल्ड के केस में, तो वेल्डिंग भी हो सकता है, रिवेटिंग भी हो सकता है. तो ये चीज़ें आपको गिवन रहेगी कि हमको क्या करना है एक्चुअली डिजाइन में. तो लोड दिया रहेगा और किस तरह कनेक्शन उसको चाहिए. अगर मानिए नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना है, दिया है तो दिक्कत नहीं. चलिए, तो ये चीज़ें हम लोग को पता होगी. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको एक ये पता नहीं है कि हम लोग किस तरह का सेक्शन यहाँ यूज करें. तो आपको बेसिकली एक सेक्शन ही निकालना है. ठीक है, स्टील सेक्शन जिसको आप एज अ टेंशन मेंबर यूज करेंगे, यही निकालना यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्टील सेक्शन सुटेबल होगा और सस्टेनिंग दिस लोड, जो लोड हमारा दिया हुआ है. तो लोड आपको गिवन है और इस लोड के लिए आपको निकालना है कौन सा स्टील सेक्शन यूज करेंगे. ठीक है, यही डिजाइन है, दिस इज कॉल्ड डिजाइन, जिसमें आपको स्टील सेक्शन, आपको लोड पता है लेकिन आपको स्टील सेक्शन निकालना है, ये डिजाइन कहा जाता है. ठीक है, अब इसमें क्या है, जब स्टील सेक्शन आप चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ चेक करने होते, कुछ चेक अप्लाई करने होते हैं. चेक, ठीक, कुछ चेक्स अप्लाई करने होते हैं. क्या ये हमारा स्टील सेक्शन सुटेबल है, क्या सेफ है, क्या ये लोड बियर कर पाएगा. ठीक है, इसके अलावा आपको एंड कनेक्शंस, जो कनेक्शन करेंगे, जो ये वाली चीज, ये वाली कनेक्शन वाली बात, क्या कनेक्शन हम कैसा करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, रिवेटिंग करेंगे, वो भी आपको डिजाइन करना है. तो जो आप अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्टेप, इसमें आप देखेंगे कि एट लास्ट आपको फिर से यूनिट 1 में चले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग रिवेट का डिजाइन करके आए हैं, जहाँ पे हम लोग वेल्ड का डिजाइन करके आएंगे, वो फिर से आपको करना पड़ेगा. सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा. तो समझ सकते हैं एक डिजाइन का न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो कितना लंबा जाएगा. ठीक है, चलिए,
तो आते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने बोला आपको, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया रिक्वायर्ड। तो नेट एरिया रिक्वायर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको, स्ट्रेंथ निकालने के क्रम में क्या होता था, ए नेट इंटू सिग्मा ए टी। ठीक है, ये हमको स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि अगर हमको ये दिया हुआ है P इज गिवन, ठीक है, यही ना P है, P जब हमको दिया हुआ है, ए नेट हमको दिया हुआ है, तो क्या सॉरी सिग्मा ए टी दिया है, तो ए नेट निकल जाएगा यहाँ से। इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख दिया है, ए नेट इज इक्वल टू पी अपॉन सिग्मा ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जो फर्स्ट स्टेप में करना है। हो जाएगा क्या, दोनों चीजें दे रखी रहेंगी, आपको बस निकाल लेना है। और किस यूनिट में निकल के आएगा आपको, इन mm स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो mm स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सेकंड स्टेप देखिए, कह रहा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन। मतलब यहाँ आपको सही सेक्शन को चूज करना है, और कहाँ से चूज करेंगे, जो हमारे पास स्टील टेबल अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए आपको एग्जाम में भी स्टील टेबल अलाउ होते हैं, कोड अलाउ रहते हैं, जिससे आपको ये तो पता चले कम से कम, नहीं तो आप कैसे सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोड भी अलाउ रहता है। हाँ कोड अलाउ रहता है, ISA 800 कोड जो है एग्जाम में आपको अलाउ किया जाता है। क्योंकि अब स्टील टेबल नहीं रहेगा तो आप कैसे पता कीजिए, कैसे कहाँ सिलेक्ट कीजिएगा, है ना, कोई सेक्शन कहाँ चूज कीजिएगा। तो डिजाइन का क्वेश्चन आता है, उस समय आपको ये चीजें दे रखी रहती है कि हाँ ये कोड आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि हम लोग सेक्शन किस बेस पे चूज करेंगे। तो बेस हमारा एक ही है, अभी जो हमने निकाला है ए नेट। ठीक है, रिक्वायर्ड ए नेट, जो हमने रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, जिसका जरूरत है ना, रिक्वायर्ड ए नेट। तो रिक्वायर्ड ए नेट जो आपने निकाला है अभी लास्ट, अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया, उसमें आपको उसकी बेस पे आपको स्टील टेबल से जाके एक सेक्शन चूज करना है। अब वो एंगल सेक्शन ले रहे हैं, चैनल सेक्शन ले रहे हैं, या और कोई चैनल और कोई सेक्शन ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का सेक्शन लेना है, किस तरह का हमारे पास एरिया अवेलेबल है। ए नेट, ए नेट जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा सेक्शन हमको चूज करना होगा, या हमको बिल्टअप सेक्शन की ओर बढ़ना होगा। बिल्टअप मतलब माने बहुत ज़्यादा एरिया हमारा रिक्वायर्ड है ए नेट, तो आपको दो एंगल, डबल चैनल, इस तरह का भी चीज़ हम कर सकते हैं, है ना। तो इसको चूज करने के लिए हम लोग दो चीज़ पहले ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग रिवेट कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग रिवेट कनेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई सेक्शन चूज करेंगे जिसका एरिया जो है 20 to 40% मोर देन नेट एरिया रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा सेक्शन चूज करेंगे, ऐसा एरिया सेक्शन का चूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए इन रिवेट के केस में, जो कि 20 to 40% मोर देन दिस हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिक्वायर्ड ए नेट रिक्वायर्ड को, मतलब ये 20% बढ़ गया, है ना। 2 अगर 1.4 कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, इतना ज़्यादा एरिया आप लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा 100 आया है, तो हम कितना लेंगे, कितना लेंगे बोलिए, 100 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 120 mm स्क्वायर से लेके 140 mm स्क्वायर के बीच का कोई सेक्शन चूज करना है। समझ में आया ये चीज, बोलिए तो कोई। यस सर। मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि रिक्वायर्ड ए नेट जो हमारा है उसको आप 20 से 40% बढ़ा दीजिए, और तब आप सेक्शन को चूज कीजिए, एक सेफ साइड में रहिएगा। ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये आपको धीरे धीरे ध्यान में ये समझ में आ जाएगा कि फिर आपको लगा अच्छा हाँ हम ज़्यादा लेंगे,
और थोड़ा ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना। मान लीजिए हमारा 100 है, हम 200 ले लेते हैं सीधा 200 mm/, तो आपका अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा। डिज़ाइन आपका ठीक है, डिज़ाइन अच्छा होगा, लोड सब बेयर कर लेगा, लेकिन जहाँ मान लीजिए नहीं बोलते कि सुई से काम चल जाए, वहाँ पे तलवार लेके आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमारा छोटा सेक्शन से काम चल रहा है तो हम बहुत बड़ा सेक्शन नहीं लेंगे, बट जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे थोड़ा बढ़ा के लेंगे, ये जरूर करना है। तो रिवेट के केस में हम लोग 20 to 40% बढ़ाएंगे, बट इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन में हम लोग 10% बढ़ा के और ले सकते हैं। मतलब अगर वेल्डेड कनेक्शन का होगा तो उस केस में हमारा जो एरिया ऑफ सेक्शन जो चूज करिएगा कोई सेक्शन, उसका एरिया जो है 10% ज़्यादा, मतलब अगर 110 mm² उसको आप चूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ले लीजिए 110, 111, 12, 13, तो ये जो होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। यहाँ क्या क्यों डिफरेंस आया दोनों में? तो बात ये है कि जो रिवेटेड कनेक्शन है इसमें हमको डिडक्शन करना होता है, समझ में आ रहा है? डिडक्शन, जो कि हम वेल्डेड कनेक्शन में डिडक्शन नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ वेल्डिंग में क्या है, आपको उसका मेल्ट होता है थोड़ा सा पार्ट, जिससे हमारा ज़्यादा कुछ डिडक्शन होता नहीं है। इसीलिए वेल्डिंग में हमारा ज़्यादा एरिया नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादा एरिया बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिडक्शन भी होगा। समझ में आया चीज़ आपको? यस सर। तो अब मान लीजिए जैसे आपने एक सेक्शन चूज कर लिया, ठीक है, आपने सेक्शन चूज कर लिया और फिर आप सोचेंगे कि हम लोग किस तरह का यहाँ डिडक्शन करने जा रहे हैं, ये आपको अब सोचना पड़ेगा। आपने तो ये सोच लिया कि हम रिवेटिंग करने जा रहे हैं, आपने ये सोचा होगा कि वेल्डिंग करने जा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको रिवेटिंग करना है, हमको वेल्डिंग करना है, कोई एक दे रखा है। तो वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे डिडक्शन का तो जरूरत नहीं पड़ता है, आपको ध्यान होगा, वहाँ डिडक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे भी आपको रिवेट का यूज करना है वहाँ पे डिडक्शन करना होता है जब भी आप नेट एरिया निकालते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या है कि जो आपने चूज किया है, मान लीजिए एंगल सेक्शन आपने कोई चूज कर लिया है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा रिवेट लग रहा है, डिडक्शन लग रहा है, एक रिवेट होल लग रहा है क्या, या आप सोचिएगा 2 लगा रहे हैं क्या, यहाँ पे 2 लगा रहे हैं क्या, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना होगा आपको। हम सिंगल यूज कर रहे हैं क्या, डबल यूज कर रहे हैं क्या, ठीक है, सिंगल एंगल या डबल एंगल की बात कर, तो ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह से डिडक्शन भी एज्यूम करते हुए, ऐसा फिगर ड्रॉ करते हुए आप क्या कीजिएगा, नेट इफेक्टिव एरिया जो है निकालिएगा। मतलब फिर से आप ए नेट निकालेंगे और जो कि एक्चुअल होगा, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया होगा, बहुत सारे केसेस मैंने अभी डील किए आपके साथ, याद है सबको ए नेट कैसे निकालते हैं, याद है? एंगल के केस में क्या करते थे, ऐसा करते थे एंगल के सेक्शन में, एंगल के केस में मतलब कुछ कुछ केस में ऐसा था कि ए नेट इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे ए ग्रॉस माइनस डिडक्शन, करते हैं ये सब चीजें। तो वो काम अब करेंगे इस स्टेप में। तो जितना भी अभी तक आपने केसेस पढ़े हैं जहाँ पे नेट एरिया निकालना होता है, वो आपको यहाँ अप्लाई करना होगा, इस स्टेप में अप्लाई करना होगा। सोचिए अब क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है अभी, नहीं? स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप 3 में हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे नेट एरिया का। और नेट एरिया निकालने के लिए आपको पता होगा कि कैसे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन चूज करते हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन के जाके हम लोग फिर मिनिमम देखते हैं, वो सब काम आपको यहाँ करना होगा। और जहाँ पे आपको ए नेट निकल के आएगा वो जो मिनिमम होता है और सेक्शन का आपने देखा होगा वो आता है, तो ए नेट आपको एट लास्ट यहाँ से निकाल लेना है। और जो ये नेट ए नेट निकाले हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि यही हमारा अवेलेबल ए नेट है। एक हुआ रिक्वायर्ड, जो जरूरत था, तो रिक्वायर्ड के बेसिस पे हमने सिलेक्शन किया सेक्शन का, एंगल सेक्शन लिया, डबल एंगल सेक्शन लिया या चैनल सेक्शन लिया।
उसका हमने फिर क्या किया, बेस्ड ऑन उसका कनेक्शन वगैरह देख के कि हाँ उसका हम लोग इफेक्टिव एरिया निकालें फिर से, ठीक है। अब यहाँ इफेक्टिव एरिया कैसे निकाले, पूरा डिडक्शन को देखते हुए, और जब इफेक्टिव एरिया निकाल लिया तो यही हमारा अवेलेबल है, मतलब यही आपने डिजाइन किया। अब जो हमारा अवेलेबल ए नेट आया है उसको आपको कंपैरिजन करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है, देखिए क्या लिखा हुआ, चेक फॉर नेट एरिया स्टेप 4। कहने का मतलब क्या हमारा जो आपने स्टेप 3 में ये काम किया है ना नेट एरिया निकालने का, क्या ये नेट जो है जो अवेलेबल है क्या ये बड़ा है जो रिक्वायर्ड है उससे, क्या जितना जरूरत है उससे ज्यादा है कि नहीं। तो अगर ज्यादा है इसका मतलब हमारा ओके है डिजाइन, मतलब सेफ है, काम करेगा, लोड को बियर करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो है अवेलेबल नेट हमारा घट जाए, मतलब कम हो जाए, कम पड़ जाए, तो वो अनसेफ हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला चीज आ गया, अगर मान लीजिए ये वाला केस अगर आपको फील होता है कि हाँ ये ऐसा कुछ हो गया है, आपको तुरंत फिर से ट्रायल करना पड़ेगा, फिर से सेक्शन को चूज करना पड़ेगा। तो फिर से आपको क्या करना होगा, चूज अनदर सेक्शन, और थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा फिर सेक्शन को, थोड़ा और बड़ा करके बड़ा सेक्शन लीजिए, तब ना ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, बताइए। यस सर। तो हमारा जो नेट अवेलेबल एरिया है दैट शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड ए नेट, जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला था उससे यहाँ कंपैरिजन कर देंगे, दैट इज द चेक फॉर नेट एरिया। और अगर ये आता है तब समझिए आपका ठीक है, आप कर लेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में मान लीजिए कभी अनसेफ आ गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाएगा, रे अब मेरा ये डिजाइन सही नहीं होगा, गलत हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये ट्राई करना है कि हमको सेफ साइड में ज्यादा जाना है ना, सेफ साइड में ज्यादा जाना। इसका मतलब हमको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इस तरह के डिजाइन को, जिसमें हम लोग अवेलेबल नेट एरिया सही से चूज कर पाए, सही से निकाल पाए, प्लस सही सेक्शन चूज कर पाए। ये चीजें बोलना, सही सेक्शन आप चूज करिए, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज चेक अप्लाई करेंगे, और हमको हमेशा ये चेक करना है कि सेफ है कि नहीं, और सेफ है तो हमारा डिजाइन ठीक है, अनसेफ है तो फिर आप ट्राई अनदर सेक्शन, पूरा एकदम ट्रायल है। दूसरा बार भी अनसेफ हो गया, फिर ट्राई अनदर सेक्शन, ठीक है। अनदर सेक्शन थोड़ा सा ए नेट बढ़ा के, एरिया बढ़ा के आप लेते जाइए। तो यहाँ से फिर आपका प्रोसीजर कहाँ से कहाँ फॉलो होगा, जब ये केस आएगा तो फिर जो आपने 2 से लेके जो अभी तक 3 किया है फिर से वो स्टेप करिए, और फिर यहाँ आ जाइए 4 पे, फिर ये चेक कीजिए क्या है ठीक है। अगर फिर ये नहीं होता है तो फिर यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, तो ये साइकिल बन जाएगा। इसीलिए हमको फेल नहीं होने देना, ऐसा हम लोग डिजाइन करें, ठीक है। चलिए इसके बाद जो स्टेप 5 है, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है मुझे कौन बताएंगे, याद है क्या। सर स्लेंडरनेस रेशियो होता है सर अनसपोर्टेड लेंथ बटा रेडियस ऑफ gyration, हाँ लीस्ट रेडियस ऑफ हाँ, gyration। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सर रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। तो अब हम लोगों को जो 5वां स्टेप है इसमें हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये काम भी करना है। सोचिए 4 स्टेप करने के बाद 5वां स्टेप भी करना है, जिसमें कि आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, सॉरी एरिया बोलूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा कि ये जो है हमारा लेमडा जो देख रहे हैं, स्लेंडरनेस रेशियो देख रहे हैं, इसका लिमिट ठीक है कि नहीं।
तो दो केसेस मैंने आपको बताए होंगे, टेबल मैंने शुरू में ही बताया होगा। केस 1 फॉर टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्ट टेंशन ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड एंड सिस्मिक, मतलब विंड एंड सिस्मिक लोड जहां नहीं आ रहा है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। उस तरह के टेंशन मेंबर में जो लेमडा है ये हमारा मैक्सिमम 180 होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला केस ये है, ऐसा जब भी केस आएगा, ठीक है, जहां पे आपको विंड और सिस्मिक लोड की बात नहीं कही गई होगी। मेन चीज मैं बता दूं, ध्यान आपको सिर्फ ये रखिएगा कि जहां भी रूफ ट्रस बोल दे, जहां भी रूफ ट्रस बोल दे आप इसमें चले जाएंगे, और जहां रूफ ट्रस नहीं दिया है आप यहाँ चले जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो हमारा पहला केस है इसमें जो आपका स्लैंडरनेस रेशियो है वो 180 से कम आए देन सेफ है। अगर ये 350 से कम आता है इस केस में, सेकंड में, तब हमारा सेफ है। और अगर ये ज़्यादा आता है 180 से तो आपका सेफ नहीं है। फिर से रिपीट करिए स्टेप 2 लेके 4 5, और फिर से 4 तक रिपीट कीजिए और फिर यहाँ आ जाइए। क्या बताइए यहाँ तक पढ़ के कैसा लग रहा है, सो बताइए। अभी ये डिजाइन देख के मुश्किल होगा या आसान होगा? फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है बताइए तो। बस लंबा होगा। हैं? लगता है सर बार बार करना पड़ेगा सर एक ही काम। बार बार करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब कम आ गया था बहुत कंडीशन बना बस। हाँ, कंडीशन बहुत है, चेक बहुत है, चेक बहुत लगाना पड़ेगा, ये सब देखना है। और अभी एक और पार्ट बाकी है ना। अभी तो टेंशन मेंबर हमने एक सेक्शन चूज किया, चेक किया, तो ये चीजें करके हम लोगों ने देख लिया, चेक हो गया। अगर यहाँ चेक मतलब मानिए आपको सही नहीं आ रहा है, अनसेफ आ रहा है चेक करने में, तब जाके फिर से रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वहाँ से लार्जर सेक्शन को चूज कीजिएगा और लार्जर सेक्शन को लेके फिर से ये स्टेप को करिएगा। लेकिन ये जितना अभी मुश्किल आपको लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि इन मतलब मैनी केसेस आप देखेंगे कि ये सेफ ही आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी, मैंने आपको शुरू में सेकेंड स्टेप में एक ट्रिक है कि हम एरिया कितना बढ़ा रहे हैं, 20 से 40% बढ़ा के ले रहे हैं। और जैसे ही आप एरिया को 20 से 40% बढ़ा के लीजिएगा तो आपका जो सेक्शन आएगा ना वो कम चांस रहेगा जो फेल करेगा। ओके, तो इस बात के लिए आप खुश हो जाइए कि आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट इन एक्चुअल केसेस जब आप करेंगे तो एज अ डिजाइन इंजीनियर आपको बार बार ये चीज़ करना पड़ेगा, और ये चीज़ें क्योंकि कॉम्प्लेक्स थिंग जब आएंगी तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे चलिए एक टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं, एंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। बट इन फील्ड आपको जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनिएगा तो आपको ये रिग्रेसिव है, बार बार आपको इसको करना पड़ेगा लूप में, सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, तो अभी के लिए आप इतना स्टेप समझ गए, समझ में आ गया सबको? रिप्लाई कीजिए। यस सर। बाकी लोगों को सर ठीक है, यस सर आ गया। यस सर। यस सर। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, सो गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा स्टेप है 6 और 6 एंड द लास्ट। लेकिन ये स्टेप भी काफी मायने रखता है और ये स्टेप भी काफी लंबा होने वाला, बिकॉज जितना आपने रिवेट कनेक्शन में क्वेश्चन पढ़ा है, जितना आपने वेल्डेड कनेक्शन में क्वेश्चन पढ़ा है, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ लेके आ जाइए। सोचिए 2 पेज और बढ़ गया, 1 पेज और बढ़ गया। जब हमको रिवेट कनेक्शन का डिजाइन करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन बताएंगे? किसी को पता है? सबसे पहले सर। यस सर। कैसे आप करते हैं? आप निकालेंगे डायमीटर ऑफ रिवेट होल। याद है हम लोग क्या करते थे? 5 + 1.5 mm, 2 केसेस करते थे, 5 + 2 mm। याद है ये किस केस में करते थे? जब 5 हमारा <25 है। ये किस केस में करते थे? जब 5 हमारा <25 है। ये काम करना होगा आपको।
ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 5 नहीं दिया है तो 5 भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ये तो यहाँ क्या शुरू में ही करना पड़ेगा, ये तो पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको पहले ही करना पड़ेगा, इस स्टेप के पहले ही, जहाँ पे आप डिजाइन कीजिए, डिरेक्शन करिएगा, ये काम तो वही करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ बेसिकली चाहिए क्या, यहाँ पे हम लोग को डिजाइन में चाहिए क्या, तो मैं बता दूं, नंबर ऑफ रिवेट चाहिए, कितना रिवेट लगेगा, पिच चाहिए, कितने डिस्टेंस पे लगेगा, एज डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैटर्न चाहिए, किस तरह का पैटर्न, क्या चेन रिवेटिंग कर रहे हैं, स्टैगर्ड कर रहे हैं, समझ गए, ये आपको डिजाइन करना है एट लास्ट। इसको बोल रहे हैं डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शन। तो आप क्या करेंगे, फिर जाके स्ट्रेंथ निकालेंगे शियर में, स्ट्रेंथ निकालेंगे बियरिंग में, है ना। इससे फिर आपको रिवेट वैल्यू निकालना होगा, पूरा स्टेप पढ़ लीजिए आप, वहां जाके रिवेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। रिवेट वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर निकाल लेंगे, क्या करके, लोड अपॉन रिवेट वैल्यू, याद आया, नंबर्स निकल गए, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका पैटर्न फिक्स करेंगे कि पिच कितना रखना है, एज डिस्टेंस कितना रखना है। फिर आपको यहाँ चेक करना होगा कि मिनिमम पिच क्या होगा, मैक्सिमम पिच क्या करना होगा, चेक करना होगा, मिनिमम एज डिस्टेंस क्या लेंगे वो करना होगा। समझ में आ रहा है ये चीज, कर लेंगे ये पार्ट, सबको पता है ना ये चीज, बोलिए। यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ यस सर। रिवेट इन शियर इन बियरिंग निकालिए, रिवेट वैल्यू निकालिए, एन निकालिए, लोड अपॉन आर डी करके, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पिच दीजिए, एज डिस्टेंस मानिए, और उसका बिठा दीजिए कि हमको इस तरह का कर रहे हैं कनेक्शन, और फिर क्वेश्चन खत्म होगा। तो ये तो हो गया रिवेट कनेक्शन में। अब मान लीजिए जो दूसरा है हमारा, जब वेल्डेड कनेक्शन की बात करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ये है कि फिलेट वेल्ड है, मोस्ट ऑफ द केस में आपको फिलेट वेल्ड का आपको दिखेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट को आप ऐड कीजिएगा और वेल्डिंग करना है तो क्या, यहाँ फिलेट चलेगा ना, तो फिलेट वेल्ड का आपको ज़्यादा यूज होगा। तो फिलेट वेल्ड का जो डिजाइन था अब पूरा का पूरा यहाँ आएगा, याद है, फिलेट वेल्ड का डिजाइन क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एस मतलब साइज, मैक्सिमम मिनिमम साइज देखना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, इसका स्ट्रेंथ तो माने लोड के इक्वेट कर दीजिएगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं तो यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ बिल्ड आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है टी टी इंटू जो लिखते हैं, ठीक है, सिग्मा वी एफ, वो सब करना होगा। लेंथ जब निकल जाएगा तो आपको इसको कैसे बिठाना है ना, इस लेंथ को हम कैसे यहाँ ओरिएंटेशन देना है, x1 x2 मैंने बताया होगा आपको, कैसे करेंगे वो निकालना होगा, है ना। तो आपको ये भी पैटर्न बिठाना होगा कि कैसे हम कर रहे हैं, साइड फ्लिट कर रहे हैं, एंड फ्लिट कर रहे हैं, किस तरह का फ्लिट डिजाइन कर रहे हैं, क्या प्लग हम कर रहे हैं, क्या स्लॉट हम कर रहे हैं। तो इस लेंथ को यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए ये भी आपको दिखाना पड़ेगा ड्रॉ करके और निकाल के कि हमको कैसे किस मैनर में वेल्डिंग करना है, ताकि हमारा कोई भी इसेंट्रिसिटी ना हो। और एक्सियल लोडेड की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब हमारा ये जहाँ पे सेंट्रॉइड होगा, जहाँ पे सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा वहाँ पे लोड एक्ट करना चाहिए। हमारा वेल्डिंग भी इस तरह से होना चाहिए कि सारा वेल्डिंग इसी में कॉन्सेंट्रेट करे, ताकि ये काउंटर कर पाए लोड को जो हमने वहाँ किया था। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको रिकैप हुई होंगी, याद हुआ होगा, या अदरवाइज आप फिर से जाके एक बार देख लीजिएगा। इसलिए आज हम लोग डिजाइन का क्वेश्चन नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बट हम लोग डिजाइन के स्टेप्स को समझ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, नेट एरिया कैलकुलेट करना। यस, वो भी रिक्वायर्ड नेट एरिया।
और रिक्वायर्ड नेट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लोड है या उसको पुल बोल दीजिए, टेंसाइल लोड बोल दीजिए, अपॉन जो हमारा सिग्मा 80 है वो। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप बोलिए, इसको आप लोग पेपर में जरूर लिख के चिपका लीजिएगा, कहीं रख लीजिएगा कहीं। सर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन। ठीक है, ये चीज आप कर लेंगे। सुटेबल सेक्शन का सिलेक्शन करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, जो हमारा ये आया है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 to 40% बढ़ा के लेंगे जब रिवेट का केस होगा। ठीक है, रिवेट कनेक्शन करेंगे तो, और 10% बढ़ा लेंगे जब आप वेल्डेड कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। चलिए स्टेप थर्ड बताइए। सर नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे जो भी सेक्शन चूज किए उसका। तो जो चूज कर लिया है आप एजम्पशन कर लीजिएगा डिडक्शन का, कि हमने एक रिवेट लगाया हुआ है, जैसे मान लिया ऐसा तरह का है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक रिवेट लगा है, हम पता चल गया कि एक डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये पता चल गया, तो हमको पता है कि इसके लिए ए नेट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है। तो यहाँ पे फिर से आप ए नेट को कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, और ए नेट कैलकुलेट करने के लिए एंगल के केस में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, A1 प्लस A2 लगाते हैं, ऐसा करके निकाल लेंगे। और अगर अदर केस होगा तो अदर केस के लिए अदर से निकाल लेंगे। तो ए नेट जो है बेसिकली जैसे निकालना आपको निकाल लेना है। और इसका दो फॉर्मूला बन सकता है इन जनरल जो आप देखते होंगे। एक मैंने बताया आपको कि AG माइनस डिडक्शन, ग्रॉस मतलब ग्रॉस में से हम लोग घटा देंगे डिडक्शन जो हुआ। एक मैंने बताया कि अगर एंगल का केस है, डबल एंगल का केस है, चैनल का केस है, तो समटाइम्स हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बताइए। सर ए नेट का चेक करेंगे, चेक कर लेंगे, सेफ है क्या सेफ। ठीक है, चेक कर लेंगे कि हमारा जो अवेलेबल नेट है, जो अवेलेबल है ये ज़्यादा है ना, ठीक है, ज़्यादा है कि नहीं, और ज़्यादा है तो ओके सेफ है। फर्दर स्टेप बताइए। सर स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। चेक करेंगे कि ये हमारा जो है 180 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 350 रूफ ट्रस। ठीक है, टेंशन मेंबर जहाँ पे आपको जो है विंड लोड नहीं है, विंड और सिस्मिक, ये सब चीज़ें आप अपने खुद से लिखिएगा। जहाँ विंड और सिस्मिक नहीं है 180, रूफ ट्रस है, विंड लोड लग रहा है 350। उसके बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 में डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शन। एंड कनेक्शन का डिजाइन करेंगे, आइदर रिवेट कनेक्शन और वेल्डेड हाँ कनेक्शन। जो आपने चूज किया। मैंने यहाँ एंड कनेक्शन यहाँ ये रिवेट किया है, तो रिवेट के केस में क्या होगा, रिवेटेड कनेक्शन किया है हमने, ठीक है, हमारा पता है यहाँ फाई कितना है, डी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग PS निकाल लेंगे, सिंगल सीयर है डबल सीयर है, यहाँ सिंगल सीयर लग रहा है, हम लोग क्या करते थे याद है, 5/4 D² इंटू टॉप VF। ठीक है, PB निकाल लेंगे, PB में क्या करते थे बताइए, सिग्मा PF। सिग्मा यस यस। ठीक है, ये दोनों निकाल लेंगे, इससे रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए P/R कर देंगे, और ये निकल जाएगा तो बाकी काम हम लोग कर लेंगे। सो दीज आर द स्टेप राइट, जिससे आपको टेंशन मेंबर को डिजाइन करना है, इससे आपको टेंशन मेंबर का डिजाइन करना है। ये स्टेप्स को बार बार आप लिखिए, ठीक है, स्टेप्स को बार बार लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए, दिक्कत नहीं आने वाली, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है आपका पूरा जो अभी तक हम लोग करें। चलिए क्लियर है सबको, मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे दो केसेस दिया है। अगर आपके पास बुक है, एक उपाध्याय की अगर बुक है तो आप उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से
जुड़ा हुआ है। और एक केस, फर्स्ट केस में यहाँ चैन रिवेटिंग किया हुआ है, ठीक है। एक केस है जिसमें आपको चैन रिवेटिंग किया हुआ है, जिसमें आपका जो गॉज है ये दिया हुआ है, तो बना लीजिएगा आप लोग 75 mm, राइट। उसके बाद जो है ये जो पिच दिया है ये दे दिया आपको 70 mm। जो एज डिस्टेंस है ये दे दिया है आपको 50 mm, है ना। मतलब ये भी 70 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। ये चीजें, उसके बाद ये प्लेट का जो विड्थ है ये भी दे रखा है, दैट इज 150 mm। इस तरह ये है फर्स्ट केस, ये है पहला केस। एक और केस दे रखा है, ठीक है, एक और केस दे रखा है, और इस केस में जो है ज्वाइनिंग ठीक है, बस सिर्फ पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया है। मतलब एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। इस तरह से कुछ डायमंड पैटर्न बनाने की कोशिश की गई। चलिए इसको बना लीजिए, फिगर आप लोग बनाइए जल्दी। इसमें भी जो है आपका चीजें दे रखी हैं, इन दोनों के बीच का है 50, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लीजिएगा, यह है आपका 50 स्टैगर्ड जो आएगा, देखिए इन दोनों के बीच जो है 70 है, ये आपका 50 है, और ये भी आपका 50, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस प्लेट का जो डायमेंशन है 150, ये तो रहेगा ही, विड्थ वही है। चलिए बना लीजिए इसको आप लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको 37.5 कह सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक है उसको भी 37.5 कह सकते हैं। मतलब यहाँ से टोटल जो है आपका 75। तो यहाँ कहा जा रहा है ए फ्लेट ऑफ साइज 150 इंटू 12 mm, मतलब इसका थिकनेस भी आपको पता हो गया, 12 mm थिकनेस का is used as a tension member in a roof truss, can be connected by a gusset plate by two alternate methods of riveting। मतलब एक आपको चेन रिवेटिंग दे दिया है, एक आपको डायमंड रिवेटिंग, आप समझिए थोड़ा सा डायमंड की तरह लग रहा है, डायमंड रिवेटिंग। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन दैट द फ्लीट कैन कैरी इन बोथ केसेस, ठीक है। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में मैक्सिमम टेंशन कितना आएगा इफ द डायमीटर ऑफ रिवेट इज 22 mm, ठीक है। 22 mm है हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट। तो पूछ रहा है आपको कि दोनों केसेस में टेंशन कितना आएगा, मैक्सिमम टेंशन कितना आएगा वो निकालना है। तो इस केस अगर आप कहेंगे तो ये तो काफी इजी है, क्या चैन रिवेटिंग का केस है, आप ऐसे सीधा करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1 1। तो आप सेक्शन 11 के अलॉन्ग अगर देखेंगे, या किसी भी सेक्शन के अलॉन्ग चले जाइए, यहाँ से चले जाइए तो फेलियर यहीं कहीं होगा, तो हर जगह आपको सेम आएगा। इसलिए 11 की तरह देखते हैं जो नज़दीक है, या ये। तो 11 के अलॉन्ग देखेंगे तो क्या निकालना है हमको, मेन तो हमको ए नेट चाहिए ना, और जैसे ए नेट निकल जाएगा हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, और जो हमारा स्ट्रेंथ आएगा वही तो हमारा मैक्सिमम टेंशन होगा। समझ में आया? तो मुझे बताइए कि यहाँ पे डायमीटर बताइए इसका, पहले होल का डायमीटर बताइए। 23.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 + 1.5,
आपने बोला 23.5 mm। चलिए इस सेक्शन के अलोंग 1 के अलोंग हमको बताइए कि कितना आ रहा है ए नेट, बताइए तो ए नेट कितना आ रहा है इस केस में, बी माइनस एन डी इंटू टी। सबसे पहला केस हमने आपको बताया है। तो B इज इक्वल टू 150, कितना आ रहा है यहाँ पे n इक्वल टू 2, इस सेक्शन के लॉन्ग n इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 23.5 इंटू टी कितना है हमारा 12 दिया हुआ है, तो 12 कितना आ जाएगा बताइए तो 1236। तो 1236 जब आ ही गया तो हमारा स्ट्रेंथ नहीं निकल जाएगा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बताइए, प्लेट है सिग्मा 80 लीजिए आप 150, कितना आएगा सर 185.4 किलो। इतना आ रहा है क्या? हाँ यस मतलब यस एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, पहला केस तो आपको ऐसे ही बन गया, समझ में आया? पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन गया। पहला क्वेश्चन चेन रिवेटिंग का है, काफी आसान है, आप जान रहे हैं। ए रेट निकालने के लिए हमको ज्यादा सेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। बस चलिए, तो ये चीज आप लिख लीजिए, ये पहला हो गया हमारा एक केस के, पहले केस के लिए हमारा ऐसे निकल गया। अब हम लोग आते हैं बी केस की बात करते हैं, मिटाएं इसको। यस चलिए, ये है पहला केस। अच्छा, ये किससे नहीं बना है? कोई ऐसा है क्या जो जिससे लगा कि नहीं मुश्किल था या बना ही नहीं? कौन है, कोई है ऐसा? लेकिन नहीं है तो अच्छी बात, अगर होते तो फिर दिक्कत हो जाता। चलिए, क्या है कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो अब हमको बताइए इन दिस केस, ठीक है, इन केस 2, केस बी, इस केस में अगर हम लोगों को निकालना है कि कैसे फिल करेगा, तो कैसे फिल करेगा बताइए। तो हम लोगों को क्या करना होगा, अलग अलग यहाँ पे सेक्शन चूज करना होगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है ये ऐसे ही फिल कर जाए, है ना, 1, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, हो सकता है क्या? बोलिए। हो सकता Yes, है ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे फिल कर दे, तो 4 बोल देते हैं। हो सकता है ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे फिल कर जाएगा, 5 बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे ही फिल कर जाए, हो सकता है क्या इसको भी, अच्छा इसको 5 बोल देते हैं, इसको 7 कितना बोल दें, 7 बोल दें, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन यहाँ कंसीडर करने होंगे, ठीक है, उसको अलग अलग कंसीडर करना होगा। क्या क्या का सेक्शन यहाँ हो सकता है? एक तो हो सकता है 1 2 3, हो सकता है ना। एक क्या हो सकता है 1 2 5 6, ऐसा भी तो हो सकता है, 1 2 5 6 ऐसा हो सकता है, 4 7 2 3, 4 7 2 3 ऐसा भी हो सकता है कि 4 7 2 5 और 6, ऐसा भी हो सकता है कि 4 7 5 6 बन सकते हैं क्या, और भी बन सकते हैं। देखिए आप 1 2 5 6 हमने लिख दिया, 1 2 3 हमने लिख दिया, 1 2 इधर हो गया, चलिए 4 7 2 3 भी लिख दिया हमने,
47,256 भी लिख दिया, 4756, ये सब हो सकते है ना। अब बोलिएगा और आगे जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो क्या लगता है कहाँ फेल करेगा, निकाल के देखें। पहला केस में देखिए तो 1 2 3 में क्या आएगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा, बोलिए। वन 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 सर। एंडस कुछ आएगा क्या, नहीं सर। नो हमारा ए नेट का फॉर्मूला एक बार जरा बता दीजिए आप लोग। बी माइनस एम बी इंटू टी। हालांकि यहाँ पे पिच सेम है, स्टैगर्ड पिच, इसीलिए हमको भाग दौड़ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस प्लस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एस कितना है बताइए, 0 सर इसके लिए। इस केस में तो 0 है। अरे एस हम बोल रहे हैं, जीरो जीरो तो अच्छा। एंडस है ना, एस हम बोल रहे हैं। जी कितना है, 50 mm सर। जी कितना है, जी सर 37.5 mm। यस ये तो दोनों सब केस में यही रहेगा कि सेम है ना। चलिए, तो इन दिस केस अगर आप पहला केस में चल रहे हैं तो हमारा और टी छूट गया, बार बार टी छूट जाता, तो इस केस में हमारा बी कितना है, सेम ही रहेगा, बी तो एन हो गया 123.5 ना निकाले थे इंटू 12 कितना आया, 1518 mm सर स्क्वायर। 1518 mm इसका। ठीक है। आप जो है इसको ट्राई कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, ठीक है, हो जाएगा ना। ये सब हो जाए। हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ऐसा लेते हैं जहां लोएस्ट हो सकते थे, 47256 47256 को निकाल के देख लेते हैं, बाकी आप लोग निकाल के देख लेंगे। चलिए इस केस में बताइए कि n कितना है, 3 3 है, ठीक है, ये आ Yes, जाएगा, yes. ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंडस कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, है ना। तो ये दोनों आ गया, तो बाकी इसमें पुट करके बताइए तो हमारा ए नेट कितना आएगा इसके साथ, 150 माइनस 3 इंटू 23.5 प्लस 2 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 37.5 इंटू 12। सर ये आ रहा सर 1354 mm स्क्वायर। सब लोग देखिए आ रहा है क्या आप लोगों का सबका, यस सर। ओके। तो अगर आप इस सब को प्रैक्टिस करके देखेंगे, इसको इसको और इसको, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन इस केस में आ रहा है, इसलिए हमने इसको चूज किया था। तो दिस इज द दिस वन इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, ये आपका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, मतलब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसी के अलाउंग फेल करेगा, क्योंकि डिडक्शन यहाँ ज़्यादा है, ए नेट हमारा बहुत कम है यहाँ पे। एक इसको आप देखिए और एक इसको आप देखिए, दोनों में मिनिमम आपको ये दिख रहा होगा, काफ़ी कम दिख रहा होगा। इसीलिए जो हमारा ए नेट है जिससे हमारा स्ट्रेंथ कैलकुलेट होगा, दैट वुड बी मिनिमम ऑफ दिस बोथ, और इन दोनों में जो मिनिमम है वो है 1354। तो आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि कितना आ रहा है, निकाल के बताइए। सर 203,100 न्यूटन। आया सबको, और देखिए और लोगों को बताइए। यस वही आ रहा है। ओके, सो आपने बोला
कि हमारा जो मैक्सिमम टेंशन होगा दैट इज द स्ट्रेंथ एक्चुअली, ये हो जाएगा आपका 1354 इंटू 150 और कितना आया है 203.100 न्यूटन। यस इस तरह का। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम टेंशन इस केस में हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, दिस इज द आंसर। यही आपका मैक्सिमम टेंशन है जो हमारा फ्लैट में आएगा, जो प्लेट आप देख रहे हो प्लेट में आएगा, प्लेट में आएगा मैक्सिमम टेंशन। क्लियर है? दो आंसर हो गए। पहला आंसर क्या आया था सर 185 पहला था सर 185,400 न्यूटन। उसका ये, तो दिस इज द आंसर, यही क्वेश्चन। ओके, तो क्लियर हो गया सब लोगों को? यस यस चलिए ठीक है। सो इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, फिर और क्वेश्चन करेंगे और डिजाइन करेंगे, तब जाके आपका यूनिट खत्म होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।